नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लक्सर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीएसपी का 1 दिवसीय सदस्यता सम्मेलन बसेड़ी खादर पीठ बाजार में होगा आयोजन। आदित्य ब्रजवाल की अध्यक्षता में यह आयोजन किया जाएगा। बीएसपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य ब्रजवाल। पदाधिकारी सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव पर चर्चा संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लक्सर से बीएसपी का 1 दिवसीय सदस्यता सम्मेलन बसेड़ी खादर पीठ बाजार में होगा आयोजन। बसेड़ी खादर पीठ बाजार में इसका आयोजन होगा। आदित्य ब्रजवाल की अध्यक्षता में आयोजन किया जाएगा। बीएसपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य ब्रजवाल। पदाधिकारी सहित सभी कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव पर चर्चा संभव है। लक्सर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसपी का 1 दिवसीय सदस्यता सम्मेलन बसेड़ी खादर पीठ बाजार में आयोजन किया जाएगा। आदित्य ब्रजवाल की अध्यक्षता में यह आयोजन होगा। बीएसपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य ब्रजवाल। पदाधिकारी सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव पर चर्चा संभव बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर लक्सर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीएसपी का 1 दिवसीय सदस्यता सम्मेलन बसेड़ी खादर पीठ बाजार में यह आयोजन किया जाएगा। आदित्य ब्रजवाल की अध्यक्षता में यह आयोजन होगा। पदाधिकारी सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव पर चर्चा संभव है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद सीएम ने कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम देश को आजादी दिलाने वाले सभी ज्ञात अज्ञात महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान गाथाओं को सदैव याद रखें। नरेंद्र मोदी की पहल पर इस स्वतंत्रता दिवस पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। सीएम ने सभी प्रदेशवासियों से इस महान अभियान में प्रतिभाग करते हुए अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील करी। आगे कहा कि इससे पूरे विश्व में हमारी एकता का संदेश जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना है। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद सीएम ने कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम देश को आजादी दिलाने वाले सभी ज्ञात अज्ञात महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान गाथाओं को सदैव याद रखें। नरेंद्र मोदी की पहल पर इस स्वतंत्रता दिवस पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। सीएम ने सभी प्रदेशवासियों से इस महान अभियान में प्रतिभाग करते हुए अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील करी है और कहा कि इससे पूरे विश्व में हमारी एकता का संदेश जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 51वें मन की बात का संबोधित किया और ऐसे में उन्होंने कहा कि 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो 2 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक सभी लोग अपनी प्रोफाइल पिक तिरंगा की लगाएं, क्योंकि इससे एकता का संदेश जाएगा। और 2 अगस्त से तिरंगे का भी काफी ज्यादा जुड़ाव है। तो सीएम ने पीएम मोदी की मन की बात के कार्यक्रम को सुना है। अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी लोग बढ़ चढ़ करके इस अभियान का हिस्सा बने और 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक जो तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, सभी प्रदेशवासी अपने घर में तिरंगा जरूर फहराएं।
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार दौरे के दौरान धन सिंह रावत ने सिडकुल पहुंच करके एक औद्योगिक इकाई में कोरोना वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज की शुरुआत की। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ डेंगू और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के समीक्षा बैठक की। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के टीके की दोनों डोज 100% लोगों को लगा दी गई है। अब बूस्टर डोज के लिए अभियान जारी है। तो हरिद्वार पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक करी है और सभी से अपील करी है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लें, क्योंकि कोरोना को हम तभी मात दे सकते हैं जब हम वैक्सीन लगवाएंगे। तो 100% लोगों ने तो दोनों डोज लगवा ली है, लेकिन अब बात यहां पर आती है बूस्टर डोज की। तो इसको लेकर के भी अभियान चल रहा है, लोगों से अपील की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद ही हम कोरोना की लड़ाई लड़ सकते हैं और खुद को सुरक्षित बना सकते हैं। धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक करी है। वैक्सीनेशन को लेकर के समीक्षा बैठक की गई है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, कि अब हमारे राज्य में वैक्सीनेशन की पहली डोज 100% लोगों पे लग गई है, दूसरी भी लगभग 100% हो गई है। अब बूस्टर डोज आज का लग रही है और हरिद्वार जिले में 35% से ज़्यादा लोगों पे लग गई है। आज मैंने इसका भी शुभारंभ किया है। हरिद्वार प्रेमनगर आश्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के सानिध्य में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। जनता की समस्या को लेकर के कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को भी साफ दिशा निर्देश दिए कि जनता की जो भी समस्या है उनका समाधान किया जाए। साथ ही अधिकारियों का कहा गया है कि सभी का फोन उठाएं, ताकि कोई व्यक्ति फोन पर अपनी समस्या बताता है तो उसकी सुनवाई जरूर की जा सके। तो आपको बताते चलें, सतपाल महाराज का जनता दरबार, लोगों की शिकायतें यहां पर सुनी गई हैं। हरिद्वार प्रेमनगर आश्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के सानिध्य में जनता दरबार लगाई गई। जनता दरबार में लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। जनता की समस्या को लेकर के कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को भी साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि जनता की जो भी समस्या हैं उनका समाधान किया जाए। साथ ही अधिकारियों को कहा है कि सभी का फोन उठाएं, ताकि कोई व्यक्ति फोन पर अपनी समस्या बताता है तो उसकी सुनवाई की जा सके। आश्रम में जनता दरबार लगा हुआ है और यहाँ पर जन समस्याएं सुनी जा रही हैं और यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, एडीएम सभी अधिकारी बैठे हुए हैं। जो वो पंजीकरण हो रहा है पहले समस्याओं का, उसके बाद समस्या सुनी जा रही हैं और सबका तत्कालिक निदान किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे जनता के अंदर बड़ा एक अच्छा मैसेज जाता है, एक विकास का मैसेज जाता है, सुनवाई का मैसेज जाता है। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ज्वालापुर पहुंचे। ज्वालापुर पहुंचने पर पूर्व राज्य मंत्री चौधरी किरणपाल वाल्मीकि और विधायक रवि बहादुर के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य का जोरदार स्वागत किया। बहादुराबाद के बैंकेट हॉल में आयोजित स्वागत और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को भी नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखा है। इस दौरान यशपाल आर्य ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रोजगार समाप्त किया जा रहा है। साथ ही कहा कि ईडी का डर दिखाकर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात नहीं की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ज्वालापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ज्वालापुर पहुंचे। ज्वालापुर पहुंचने पर पूर्व राज्य मंत्री चौधरी किरण पाल वाल्मीकि और विधायक रवि बहादुर के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य का जोरदार स्वागत किया है। बहादुरगढ़ के बैंकेट हॉल में आयोजित इस स्वागत और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं भी नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखी हैं। इस दौरान यशपाल आर्य ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रोजगार समाप्त किया जा रहा है, साथ ही कहा कि ईटी का डर दिखा करके विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात नहीं की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस उन मुद्दों को, उन अनसुलझे सवालों को, उन अनसुलझे प्रश्नों को सदन में उठाए, जिसके वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उत्तराखंड की सरकार ने किए थे। आज वो मुद्दे गायब हो गए हैं, उनमें कोई पहल नहीं हो रही है। इन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, इन्होंने कहा था अभी हम नौजवानों को रोजगार देंगे, 24,000 नौजवानों को हम सरकारी नौकरी में रखेंगे। आज बिजली गुल है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा बिजली, घोषित बिजली कटौती, और दूसरी तरफ बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं। किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है, नौजवान आज ठगा सा महसूस कर रहा है। कई विषय, विकास नाम की चीज़ नहीं है, तो कई विषय ऐसे हैं जिसको लेकर आज हम सदन में भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, जनता की आवाज़ को बुलंद करके, और सड़क पर भी हम पूरी ताकत के साथ सरकार का विरोध करेंगे। बीजेपी ने अपने शीर्ष नेतृत्व में एक बड़ा फेरबदल करते हुए मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। वहीं महेंद्र भट्ट को नई कमान सौंपते हुए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें, बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र भट्ट विधायक रह चुके हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के बाद हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला ने महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद हैं। महेंद्र भट्ट जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। भट्ट जी, पहला सवाल ये रहेगा कि नगर निकाय चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं। आला कमान ने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और ये उत्तराखंड नंबर 1 भाजपा, आगे भी नंबर 1 भाजपा रहेगा जी। आप सीमांत जनपद से आते हैं और सीमांत क्षेत्र आपका लगता है, और वहां पर किस तरीके से सरकार की योजनाओं को गांव के आखिरी छोर तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे? देखिए, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी ने, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर मोदी जी का एक प्रकार से उनकी आत्मा बसती है, और वो हर प्रकार की चिंता करते हैं। सीमांत क्षेत्र, जहाँ तिब्बत बॉर्डर से पूरा हमारा क्षेत्र लगा हुआ है, वहाँ दूर भारतमाला के माध्यम दूर दराज तक सड़कें चली गई हैं, और सीमाएं सुरक्षित हैं, सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, और मैं कह सकता हूँ भविष्य जो भी चीजें आएंगी विकास से संबंधित, उन सब विषयों में काम करेंगे। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है कि संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ में हिमांशु बरमोला, हर। ऊधम सिंह नगर के अपर जिला मजिस्ट्रेट ललित नारायण मिश्रा ने जसपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय और तहसील का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी कार्यालय में लंबे समय से लंबित दायर का समय से निस्तारण न होने और जसपुर तहसील में राजस्व वसूली में लापरवाही को लेकर 2 अमीनों को निलंबन के आदेश जारी किए। वहीं लंबे समय से लेखपाल आजाद का कार्यालय से नदारत होने की शिकायत पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट ललित नारायण मिश्रा ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि जल्द ही लेखपालों द्वारा की जा रही हड़ताल पर चिंता जाहिर करते हुए शीघ्र निस्तारण की बात कही है। तो तहसील कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया, एडीएम ने किया है निरीक्षण। जसपुर दौरे पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ललित नारायण मिश्रा, उप जिलाधिकारी कार्यालय और तहसील का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। लापरवाही को लेकर के 2 अमीनों को निलंबन करने के आदेश भी यहां पर जारी किए गए हैं। देखिए, निरीक्षण दोनों जगह किया गया, एसडीएम ऑफिस का और तहसीलदार ऑफिस का। और इसमें ये पाया गया कि कुछ जगह कमियां हैं और कुछ जगह इन्होंने अच्छा कार्य किया है। जैसे कोर्ट केसेस की बात करें हम, तो वहाँ पे जो अभिलेख मेंटेन किए जाने चाहिए, उनमें कुछ अभी कमियां परिलक्षित हो रही हैं।
हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरीब मरीजों के लिए जीवन बचाने का एकमात्र साधन है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टरों के पद खाली हैं। हैरानी की बात तो यह है कि लगातार भर्ती करने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में नौकरी के लिए डॉक्टर दिलचस्पी नहीं दिखाते। पिछले दिनों हुई भर्ती में 100 डॉक्टरों की भर्ती थी, जिसमें महज 13 डॉक्टर इंटरव्यू के लिए आते हैं, जिनमें से 9 सेलेक्ट होते हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी के मुताबिक अभी भी अस्पताल में गायकोनोलॉजी, मेडिसिन, कार्डियोलॉजी विभाग में कई प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह खाली है। इसके अलावा अन्य विभागों में मिलाकर 100 के आसपास ये पद खाली हैं। डॉक्टरों के पद खाली हैं और ऐसे में डॉक्टर्स यहां पर आने की दिलचस्पी भी नहीं दिखाते। 100 के आसपास ये पद खाली हैं। तो डॉक्टर्स के पद खाली होने की वजह से यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरीब मरीजों के लिए जीवन बचाने का एकमात्र साधन है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टरों के पद खाली हैं। हैरानी की बात तो यह है कि लगातार भर्ती करने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में नौकरी के लिए डॉक्टर दिलचस्पी नहीं दिखाते। पिछले दिनों हुई भर्ती में भी 100 डॉक्टर्स की भर्ती हुई थी, जिसमें महज 13 डॉक्टर्स इंटरव्यू के लिए आए और उसके बाद 9 डॉक्टर्स को सेलेक्ट किया गया था और अभी भी 100 पद खाली बताए जा रहे हैं। टोटल करीबन हमने 100 पोस्ट के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला था। अलग डिपार्टमेंट्स में ना किसी में कम ज्यादा ऐसे होते हैं। जो प्री क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल तो पर्याप्त मात्रा में हैं भी वो हैं। प्रॉब्लम आती है जिससे मेडिसिन में है, गायनेकोलॉजी है, इनमें थोड़े लोग कम मिल रहे हैं, या फिर सुपर स्पेशलिटी में जिन्होंने कुछ कार्डियोलॉजी भी निकाली थी, नेफ्रोलॉजी भी, अब इसमें भी। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिहाज से मंगलौर नगर पालिका ने नुक्कड़ नाटक करवाए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बैन प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को समझाया गया प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के बहुत ही ज्यादा घातक है। प्लास्टिक से पर्यावरण पूरी तरीके से दूषित होता है। नुक्कड़ सभा के माध्यम से यह बताया गया कि प्लास्टिक का यूज करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लोगों से प्लास्टिक के उपयोग न करने की अपील करी गई है। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक अनोखा प्रयास यहां पर किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर किस तरीके से नुक्कड़ नाटक करके लोग सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो भी व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करते हुए पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर लोगों को डर नहीं है प्रशासन को। तो ऐसे में अब नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। नगर पालिका ने यहां पर लोगों को जागरूक किया है ताकि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रह सके और हमारी आपकी सभी की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। तो ये मंगलौर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए आप कितना अनोखा प्रयास किया गया है। लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि पर्यावरण आपकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है और अगर पर्यावरण दूषित होगा तो आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। ऐसे में आपको दूषित हवा मिलेगी। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बचवानी है, आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा, अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है तो पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा घातक होता है। इसलिए यहां पर यही कोशिश करनी है कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए जहर साबित होता है और वो सबसे ज्यादा प्लास्टिक से ही दूषित होता है। जो हमारे गाइडलाइंस आई हैं भारत सरकार से, क्योंकि कुछ हमारी प्लास्टिक ऐसी हैं जो प्रतिबंधित हैं और उनके विकल्पों के बारे में हमको जन जागरूक करना है। तो एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने जनता को ये समझाया है कि कौन सी प्लास्टिक को उपयोग करना है और कौन सी प्लास्टिक को हमको नहीं करना है, ताकि जब हमारी चालानी कार्रवाई हो या हम शहर में कोई जब्ती करें तो उन लोगों को इस बात का संज्ञान हो कि हम कौन से प्लास्टिक को नहीं उपयोग करेंगे और अपनी दुकानों पर नहीं रखेंगे।
रामनगर में सिंचाई नहर में एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच जाता है। घटना की सूचना मिलने पर चौकी इंचार्ज राजेश जोशी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने नहर में पड़े इस युवक का शव बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त कराई, जिसके बाद शव की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मामले में मृतक के पिता ने अपनी बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ 3 दिन से मजदूरी करने जा रहा था, लेकिन कल रात जब वो घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों द्वारा उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला और शनिवार को सुबह उसका शव बरामद हुआ तो सिंचाई नहर में युवक का शव मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने यहां पर हत्या की आशंका जताई है। शव बाहर निकाल करके शिनाख्त की जा रही है। सिंचाई नहर में मिला युवक का शव। देखिए, एक हाथी डंगर में एक व्यक्ति की हमें शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर हमारे द्वारा मौके पर जाकर देखा गया, जिसकी शिनाख्त अंकित, उम्र 20 वर्ष, गैस गोदाम रोड, निवासी रामनगर के रूप में हुई है। और ये व्यक्ति नशे का आदी था। अभी ये नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आया था। अभी परिजनों की तरफ से कोई ऐसी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। हमने 3 दिन से काम पे जा रहा था वो, और काम पे जा रहा था, आ रहा था वो। कल जो काम पे गया तो कल नहीं आया वो। जब उनके घर पे गए तो वाइफ ने उनकी, मेरी वाइफ को दिए, उन्होंने सेट दिए, और सेट देने के बाद में ये कह दी कि वो तो हम लोग बाहर को गए हुए हैं चाय पी कर और बाहर घूमने गए हैं। लाल कुआं तराई पूर्वी गौला रेंज की वन विभाग टीम ने पिछले कुछ दिनों में अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहनों को सीज करके उनसे जुर्माना वसूला। वन विभाग की इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया। आपको बताते चलें, तराई पूर्वी गोला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी आरपी जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम लगातार अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करती आ रही है। वन विभाग की टीम ने पिछले कुछ दिनों में कई वाहनों को सीज करके उनसे जुर्माना वसूला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन व अवैध लकड़ी तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इन मामलों में कोई सम्मिलित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लकड़ी तस्करों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि लगातार वन विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। कई वाहनों को सीज करते हुए जुर्माना वसूला गया है। लाल कुआं से खबर आपको बता रहे हैं, लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ऐसे में लकड़ी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उनकी गाड़ियों को सीज करके उनसे जुर्माना वसूला गया है। अवैध खनन, अवैध पातन के लिए गौला रेंज में अवैध खनन, अवैध पातन के लिए गौला रेंज में 3 टीमें गठित की गई हैं, जो 3 पालियों में काम करती हैं। सुबह 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6 लगातार 3 टीमें कार्यरत हैं, गश्त करती हैं। और गश्त के दौरान अगर कोई ऐसी वन अपराध मिलता है तो उसको पकड़ते हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।